हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी। ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपन ने जो नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा वो था साथियों अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसकी जो है अपन ने 2 क्लासेस जो है अपन ने ली थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर था साथियों वो किसमें था? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। आपके जो सिलेबस के अंदर जो यूनिट दे रखे उसमें दे रखा है कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। हो सकता है वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना लिखा हुआ, लेकिन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है उसके अंदर ये टॉपिक है ऑटोमेटिक वहां पर समाहित रहता है। उसमें ही था साथियों अपना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वो भी अपन जो है कंप्लीट कर लिया है। ये अब जो चैप्टर जो पढ़ेंगे वो भी साथियों करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ही शामिल है, तो ध्यान रखना ये उसी के अंदर शामिल रहेगा। ठीक है, ये उसी में ये शामिल रहेगा। टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है अपना साथियों कनेक्टिव। क्या है? कनेक्टिव। इसे ही साथियों दूसरे नाम से भी जाना जाता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है, कौन सा टॉपिक? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इस नाम से अपना टॉपिक दे रखा है, इसी के अंतर्गत ये शामिल है। और इससे जो पहले अपन ने पढ़ा वो भी उसी में शामिल था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये कनेक्टिव है, ये इसी के अंदर साथियों अपना शामिल रहेगा। देखिए सबसे पहले कनेक्टिव होता क्या है? देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कनेक्ट। तो कनेक्टिव जो शब्द है ये कनेक्ट से बना। कनेक्ट क्या होता है? जब अपन मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसको क्या करते हैं? चार्जर से उसे क्या करते हैं? पिन को, उस चार्जर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट। जैसे पेन ड्राइव हुई तो पेन ड्राइव को क्या करते हैं अपन? कंप्यूटर से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको उससे कनेक्ट कर दिया, मतलब अपन ने क्या किया? पेन ड्राइव को उससे जोड़ दिया। मोबाइल को अपन ने क्या किया? चार्जर से जोड़ दिया, उस दोनों को अपन ने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो उससे ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कार्य करता है? ये कनेक्ट करता है। अब वहां पे तो इलेक्ट्रिक आइटम है, तो वहां पे तो अपन ने उस वायर से उसे कनेक्ट कर दिया। तो इंग्लिश में किसे कनेक्ट करेंगे? तो यहां पर कनेक्ट करेंगे साथियों अपन वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे। वर्ड्स मतलब शब्दों को जोड़ सकते हैं या फिर फ्रेज को जोड़ सकते हैं। वर्ड्स को बोलते हैं साथियों शब्द, तो शब्दों को जोड़ सकते हैं। फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं, या फिर क्लॉज को जोड़ सकते हैं। क्लॉज का मतलब होता है साथियों उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। वाक्यांश वे होते हैं जो अपना अर्थ पूरा नहीं रखता है। ठीक है, गोइंग टू अमेरिका। अब गोइंग टू अमेरिका कौन जा रहा है, कब जा रहा है, इसमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो फ्रेज सिंगल वर्ड है। जैसे राम, श्याम, गोपाल, ये वर्ड हो गया। क्लोज जो अपना अर्थ जो है ये एक रखता है, लेकिन सेंटेंस से जो है ये छोटी इकाई होती है। इसमें एक सब्जेक्ट का होना, एक वर्ब का होना अनिवार्य है। जैसे सेंटेंस में होता है उससे ही ये छोटी इकाई होती है। इसके बाद आता है साथियों सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? जिसे अपन बोलते हैं वाक्य। तो ये जो कनेक्टिव है, या यानी ये जो कंजक्शन जो है ये कनेक्ट करता है किसको? दो शब्दों को जोड़ सकता है। कैसे जोड़ेगा? राम एंड श्याम, ये अपन ने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो ये एंड जो है ये अपना कनेक्टिव हो गया। क्या हो गया? कनेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह दो वाक्यांशों को जोड़ सकता है, उपवाक्य क्लोज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। राम इज गोइंग टू जोधपुर एंड श्याम इज गोइंग टू जयपुर। तो दो वाक्यों को भी ये जोड़ने का काम कर सकता है। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट वाला भी बता देते हैं कि राम जो है वह गरीब है पर वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इन सबको ये जोड़ने का काम करता है। इसे कंजक्शन क्यों बोलते हैं? देखिए कंजक्शन में ये जंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जंक्शन। और जंक्शन आपको नाम पता ही होगा, आपने सुना होगा, रेलवे स्टेशन पे होता है जंक्शन। ठीक है, जयपुर जंक्शन, जोधपुर के हैं, जैसे अपना मारवाड़ जंक्शन है, तो ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जोड़ने वाला। किसको जोड़ता है? जो ट्रेन को आपस में जोड़ता है। वह स्टेशन जहां पे ट्रेनों का जो ठहराव है वो ज्यादा होता है उसे जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन का मतलब भी जोड़ने वाला, कनेक्टिव का मतलब भी जोड़ने वाला। इन शब्दों को, इन फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। मोटे रूप से जो है कनेक्टिव जो है इसे दो भागों में साथियों बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन सा? पहला है इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। दूसरा है सबऑर्डिनेटिव
कंजक्शन। तीसरा एक और दे रखा है, लेकिन मोटे रूप से अगर आपको पूछे, टाइप्स पूछे, अगर आपको क्या पूछे, टाइप्स पूछे, तो आपको दो ही याद रखने हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब्जेक्टिव। एक तीसरा ऐसा तो कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन वे होते हैं जो ग्रुप में काम आते हैं, पेयर्स में, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। न केवल राम बल्कि श्याम भी जो है होशियार लड़का है। तो जो पेयर्स में यूज होता है, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो दो शब्द हो गए, इसी तरह से बोथ एंड दो शब्द हो गए, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, तो इसमें दो दो जो वर्ड्स होते हैं पेयर्स में, जो समूह में यूज होते हैं, उसे कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। अपन पढ़ेंगे तीनों, लेकिन टाइप्स आपको मोटे रूप से दो याद रखने हैं। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए कनेक्टिव्स, दीज आर ग्रामेटिकल डिवाइस। ये ग्रामेटिकल एक डिवाइस होते हैं विच कनेक्ट, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। शब्दों को जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं, वाक्यांश को जोड़ सकते हैं, या फिर वाक्यों को ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये अपन ने बता दिया है, ये इसकी डेफिनेशन है साथियों, इसकी परिभाषा है, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कंजक्शन, सबऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेटिंग भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोल सकते हैं, इसको सबऑर्डिनेटिंग भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग बोलो या कोऑर्डिनेट बोलो एक ही बात है, सबऑर्डिनेट बोलो या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलो या कनेक्टिव बोलो एक ही बात है। टू टाइप से होते हैं मेजर रूप से। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक और है कोरिलेटिंग, कोरिलेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये तीसरा टाइप एक और दे रखा है, ये भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन आपको टाइप पूछे तो दो ही याद रखना। ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ये दे रखा है, मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा, ये ऑथेंटिक जो बुक्स है उसमें दे रखा है, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए दीज कंजक्शन, ये जो कंजक्शन है कौन से, कोऑर्डिनेटिंग, ये कनेक्ट करते हैं मतलब जोड़ते हैं द क्लोज ऑफ इक्वल रैंक्स, क्योंकि जो ऐसे क्लोज, ऐसे उपवाक्य जो इक्वल रैंक के हो, जो समान हो। कहने का मतलब क्या, इक्वल रैंक का मतलब दोनों समान हो। अब राम एंड श्याम तो दोनों बराबर हो गए, शब्दों को जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। राम भी लड़का श्याम भी लड़का, तो इक्वल हो गए। राम इज इंटेलिजेंट एंड श्याम इन इंटेलिजेंट, तो दोनों बराबरी की बात हो रही है, इक्वल रैंक की बात हो रही है, उसको जोड़ने में इसका यूज करते हैं। दीज कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये किसको जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, स्वतंत्र उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज दो होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है उसे ही साथियों इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। देखिए तो इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट डे अपन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, उसी से बना ये स्वतंत्र। क्या क्या होता है, स्वतंत्र, ये उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र कैसे होते हैं, स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि इसमें जब दो क्लोज आपस में जुड़े होते हैं और इनको कंजक्शन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, कंजंक्शन से, अपन उस कंजक्शन को हटा दे और दोनों उपवाक्यों को अपन अलग अलग कर ले, तो इनका अर्थ जो है वह स्पष्ट रहेगा। मतलब अर्थ अलग भी कर लेंगे तो भी ये अपना पूरा अर्थ जो है वहां पर रखेगा, स्वतंत्र रहेगा। मतलब उस एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर नहीं रहते, जुड़े होंगे, लेकिन हटा भी देंगे तो ये अपना अर्थ जो है पूर्व की तरह ही व्यवस्थित रूप से रखेंगे, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंस, और इनका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस मोटे रूप से साथियों तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल मतलब साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य जो आपस में मिले होते हैं, मिश्रित वाक्य, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। और कंपाउंड का मतलब होता है साथियों संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक को अगर हटा दिया तो दूसरा अपना अर्थ पूरा नहीं रखेगा। लेकिन कंपाउंड में नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों अपना अर्थ रखते हैं, जुड़े होंगे
लेकिन अगर हट भी गए तो अपना अर्थ जो है वह स्पष्ट रूप से वहां पर रखेंगे। तो ये समझ में आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों क्लॉज कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, उस कंजंक्शन को अगर हटा भी देंगे तो इनका अर्थ पूर्व की तरह ही यथावत रहेगा। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट का मतलब ही यही होता है कि निर्भर, निर्भर मतलब किसी ना किसी पे ये निर्भर है। डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं इसको अपन। देखिए इट्स अ वर्ड यूज टू कनेक्ट, एक मिनट, हाँ, इट्स अ वर्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें क्या होगा? डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, ये किसी ना किसी के ऊपर क्या होता है? निर्भर। क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो निर्भर रहता है, किसके ऊपर निर्भर रहेगा? ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर रहेगा। ये जो स्वतंत्र जो क्लॉज है इसके ऊपर ये निर्भर रहेगा यहां पर। ठीक है, तो स्वतंत्र क्लॉज जो है इसके ऊपर एक डिपेंडेंट क्लॉज निर्भर रहेगा। ये तो अपना अर्थ जो है वो पूरा रखेगा, लेकिन अगर इसे हटा दिया गया इंडिपेंडेंट क्लॉज को, तो फिर इसका जो ये जो उपवाक्य है, ये जो क्लॉज है, ये अपना अर्थ वहां पर खो देगा, ये अपना अर्थ फिर पूरा नहीं रखेगा। मतलब इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए इसका होना इसके जरूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसके लिए किसी भी दूसरे क्लॉज का होना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इंडिकेटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ डिपेंडेंसी, जो एक रिलेशन को बताता है कि जो अपने एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर है, उस निर्भरता के रिश्ते जो संबंध है उसको ये बताने का कार्य करता है। तो आपको तो मोटे रूप से इतना समझ में नहीं भी आया है तो मोटे रूप से ये याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, याद हो गया। एक और होता है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है मोटे रूप से याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है इसमें दो क्लॉज होंगे, स्वतंत्र होंगे, दोनों आपस में जुड़े होंगे लेकिन दोनों स्वतंत्र होंगे। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। सबऑर्डिनेटिव में क्या होगा? दोनों आपस में निर्भर होंगे, जिसमें एक तो होगा प्रिंसिपल क्लॉज जिसे अपन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर रहेगा। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट, इसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। समझ में आएगा? इतना ही याद रखना है, प्रश्न यहां से नहीं आएगा। चले आगे। लेकिन जो रीट मेंस में पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है, उनको ये डीप के हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया। चतुर्थ श्रेणी में यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, वो तो अपना आगे से बनेगा। देखिए अर्थ के दृष्टिकोण से यानी कि मीनिंग के आधार पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब अपन पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े से कोरिलेटिंग भी अपन देख लेंगे। चार भागों में इसे बांटा गया है, 4 टाइप्स। ठीक है, चार भागों में कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब होता है साथियों एक तरह से वे कंजंक्शन या कॉपुलेटिव भी इसे बोलते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अपना अर्थ जो है वो स्वतंत्र रूप से रखते हैं। देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है ना कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या मेरे पास दो अल्टरनेट है, या तो ये इसका चुनाव करना है या इसका चुनाव करना, दो में से कोई भी एक। ठीक है, तो जहां अपने पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं वहां पर अल्टरनेटिव का यूज या तो ये या तो वो, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर ये बी जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, इंजेक्टिव इसको बोलते हैं। ये हो गया ना। तो कम्युलेटिव कोपुलेटिव जो स्वतंत्र होते हैं, अल्टरनेटिव का मतलब अपने दो होते हैं, इसमें से दो में से एक का चुनाव करना होता है, या तो ये वाला वाक्य या ये वाला उपवाक्य, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव या डिंजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप। एडवर्सेटिव, ठीक है, और इलेटिव, इलेटिव वे होते हैं जिसे अपन बोलते हैं निष्कर्ष, एक तरह से जो निष्कर्ष को शो करते हैं। ठीक है, उसको ये बोलते हैं इलेटिव। और एडवर्सेटिव ये होता है जो कॉन्ट्रास्ट को बताता है। किसको बताता है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है साथ विरोधाभास। जो दो प्रकार के उपवाक्य होंगे क्लॉज आपस में एक दूसरे के विरोध में जो जब बात की जाएगी, ठीक है, एक बोलेगा ये, एक बोलेगा नहीं, ये होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट की बात होगी।
तो वहां पर एडवर्सेटिव होगा। और जब निष्कर्ष या जो भाव को शो करते हैं, ठीक है, निष्कर्ष या जो भाव अब्स्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं उसको शो करेंगे तो उसको इलेटिव होंगे। ये याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, इसमें से कभी प्रश्न नहीं बना है, ना आगे प्रश्न बनेगा के टाइप्स। ठीक है, चलते हैं पहला टाइप। अब प्रश्न बनेगा जो अपने इनमें से बनेगा, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड ऑल्सो ट्रू मैनी, इसमें से प्रश्न बनेगा, ये अपने कनेक्टिव रहेंगे। देखिए तो पहला है कम्युलेटिव या कोपुलेटिव। कंजक्शन एंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन या फैक्ट, मतलब तथ्य जो है वो सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, ऐसे कंजक्शन जो है उसे अपन कम्युलेटिव कंजक्शन या कोपुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो दो स्टेटमेंट होंगे या दो फैक्ट होंगे जो बिल्कुल सीधे हैं, नॉर्मली दोनों एक जैसे होते हैं, इक्वल रैंक वाले होते हैं, उनको आपस में जब कनेक्ट किया जाता है किसी कंजक्शन तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं देखिए, एंड, ऑल्सो, ट्रू, नाउ, नॉट लेस देन, एज वेल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ये जो है ये कम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये उसमें भी आएंगे, किसमें, को रिलेटिंग, क्योंकि इसके दो पार्ट है। देखिए एक ये एक ये एक ये एक ये बोथ एंड, तो ये उसमें भी ये आएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल, यू आर रिच एंड आई एम पुअर, तुम जो है रिच हो लेकिन मैं गरीब हूं। आपको क्या करेगा, यहां पर जो है वो ब्लैंक दे सकता है, यहाँ पे कनेक्टिव के रूप कनेक्टिव पूछेगा तो यहाँ पे नहीं देगा, सॉरी, ठीक है। आपको वो क्या करेगा, यहां पर जो है वो ब्लैंक करके देगा और फिर पूछेगा कि इसमें एंड आएगा, बट आएगा, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड, इस प्रकार से चार ऑप्शन देगा। तो देखिए यू आर रिच, तुम अमीर हो, ब्लैंक, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। तो एक अमीर है एक गरीब है, लेकिन वाक्य का जो स्ट्रक्चर दोनों इक्वल रैंक के ही है लगभग। देखिए यू आर रिच, इसको अगर अपन सिंगल लिखे, ये जो है इसको यहां से मैं हटा दूं तो भी ये अपना पूरा अर्थ रख रहा है कि यू आर रिच, तुम अमीर हो, बात खत्म होगी। इसके ऊपर इसको निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको अगर मैं यहां से हटा दूं और ये लिखूं आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, तो भी अपना पूरा अर्थ रखता, वाक्य बिल्कुल अपने अर्थ में कंप्लीट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। कैसे, स्वतंत्र है। तो अब यहां पर क्या आएगा, एंड, क्या आएगा, तुम जो है वह रिच हो एंड आई एम पुअर, और मैं जो है वह गरीब हूं। इक्वल रैंक, समानता को शो करे, इसलिए यहां पर एंड का यूज होगा। किसका यूज होगा, एंड। एंड का मतलब होता है साथियों और, क्या होता है, और। देखिए सोनी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, सोनी जो है वह है, खाली कैसी है, बोथ एंड का इसमें यूज किया गया है कि सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान भी है और सुंदर भी है। ठीक है, सोनी जो है वह बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वह सुंदर होने के साथ साथ में इंटेलिजेंट भी वह है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सोनी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो भी अपना वाक्य सही है। मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि ये जो कम्युलेटिव जो कंजंक्शन है, ये वाले जो कंजंक्शंस है, ये क्या काम आते हैं, ये दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं या फिर दो फैक्ट्स को जोड़ते हैं जो सीधे सीधे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, दोनों अपना अलग अलग अर्थ भी, अगर इनको अलग करेंगे तो भी इनका जो अर्थ होगा, इनका जो अर्थ होगा वह निकलेगा। अर्थ इनका कैसा अर्थ निकलेगा, स्वतंत्र अर्थ इनका निकलेगा। मतलब जब दो क्लॉज होंगे, क्या होंगे, दो क्लॉज होंगे, इनको अपन अलग अलग लिख देंगे, एक यहां पर एक यहां पर, और बीच में यहां पर आ जाएगा अपना कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को हटा भी देंगे ना तो भी ये अपना अर्थ जो है वो पहले की तरह ही स्पष्ट रहेगा। देखिए अगर इसको मैं लिखूं कि सोनी इज ब्यूटीफुल और आगे लिखूं कि सोनी इज इंटेलिजेंट, तो भी अपना अर्थ वो है स्पष्ट रखेंगे। इन दोनों वाक्यों को अगर अलग करेंगे तो कैसा होगा, सोनी इज ब्यूटीफुल, सोनी इज इंटेलिजेंट, इस प्रकार से। तो सोनी इज ब्यूटीफुल लिखेंगे मतलब वह पूरा स्पष्ट अर्थ रख रहा है, इसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो कंजंक्शन आते हैं तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र क्लॉज का इसमें यूज होता है। इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तब तो आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ही, यहाँ पे देखिए एज वेल एज का अपन ने यूज किया है, इसमें देखिए नो लेस देन का यूज अपन ने किया है।
यहाँ पे देखिए टू का यूज अपन ने किया है, यहाँ पे एज वेल का यूज किया है, यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अपन ने यूज किया है। देखिए ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, न केवल वह बल्कि उसका भाई जो है वह भी गिल्टी फील कर रहा है। ठीक है, तो गलत करते हैं अपन फिर अपने को उसका गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है। ठीक है, तो न केवल वह बल्कि उसका ब्रदर भी। अब इसको अलग करेंगे तो कैसा होगा, ही इज गिल्टी हिज ब्रदर इज गिल्टी। अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, और दोनों ही जो है अलग अलग अपना अर्थ रखते हैं सीधे ये आपस में। यही दोनों वाक्य है, इन दोनों का आपस में जोड़ने के लिए अपन ने किसका यूज किया है, एज वेल एज का इसमें यूज किया है। सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, वह जो है वह अपनी बहन से कम इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब दोनों को बराबर बताया गया है। सी नो लेस देन मतलब उससे कम नहीं है, दोनों बराबर है, जितनी वह इंटेलिजेंट है उतनी की उतनी वह भी जो है इंटेलिजेंट है। संजीत वेंट टू द सिनेमा, हिज ब्रदर वेंट टू। संजीत जो है वह सिनेमा गया, कॉमा हिज ब्रदर वेंट टू, लेकिन उसका भाई जो है वह भी वहां पे गया। टू मतलब उसी जगह पर जहां पे वह गया वही वहां पर फिल्म देखने गया। उसका एक भाई फिल्म देखने गया और संजीत गया, और उसके साथ में उसका भाई था वह भी फिल्म देखने गया। हो सकता है अलग अलग गए, लेकिन गए दोनों ही मूवी देखने। तो दोनों ही अर्थ बराबर रख रहे हैं, ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य दोनों एक दूसरे से इक्वलिटी सीधे सीधे जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इनको अलग भी करेंगे तो अपना अर्थ ये जो है स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। टिंकू अटेंडेड द फंक्शन, टिंकू ने जो है फंक्शन को अटेंड किया। हिज ब्रदर अटेंडेड एज वेल, उसके भाई जो है उसने भी ये फंक्शन को अटेंड किया। तो दो इक्वल रैंक को आपस में जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। चीकू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लिबेरियस, चीकू जो है वह न केवल होशियार है इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वह लिबेरियस भी है, मतलब परिश्रमी भी है। क्या है, मेहनती अपन कह सकते हैं। ठीक है, न केवल वह होशियार है बट ऑल्सो वह लिबेरियस भी है, परंतु वह परिश्रमी भी है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी है जो नोट करके आपको याद रखनी है। इसमें एज वेल एज जो है देखिए, व्हेन टू नॉमिनेटिव आर, जब दो नॉमिनेटिव होंगे, आर ज्वाइंट मतलब जुड़े होंगे बाय यानी के द्वारा, किसके द्वारा, एज वेल एज के द्वारा, किसके द्वारा, एज वेल एज। द वर्ब शुड एग्री विथ द फर्स्ट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब एक तरह से सब्जेक्ट अपन मान सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर दो क्लॉज हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो इनके बाद में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, वह हमेशा जो वर्ब आएगी वो ध्यान रखना पहले वाले, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर दो क्लॉज एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर फर्स्ट वाला वाक्य सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, फर्स्ट वाला वाक्य प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी प्लूरल में यहां पर काम आएगी। और इसमें भी आपको पूछेगा क्वेश्चन तो वर्ब के हिसाब से भी पूछ सकता है। वर्ब के हिसाब से कैसे, यहां पर खाली जगह देगी, यहां पर खाली जगह देगा, यहां पर खाली जगह देगा। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर दी तो देखिए ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, तो अपने दिमाग में क्या आएगा कि यार देखिए ये भी गिल्टी फील कर रहा है, बुरा लग रहा है, इससे भी बुरा लग रहा है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, ये तो दो हो गए, तो अपन यहाँ पे क्या भर देंगे, आर। तो ये अपना वाक्य हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर एज वेल एज है। और जब अपन एज वेल एज, ये देखिए इसी का उदाहरण है, जब एज वेल एज से कोई जुड़े हुए वो वाक्य क्लॉज, तो फिर जो सब्जेक्ट आएगा वो आगे वाले फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यानी कि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज हुआ है। समझ में आया। दूसरे में देखिए सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, वह जो है अपनी बहन से कम इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सी एक और हर सिस्टर यहाँ पर दो, तो दिमाग में क्या आएगा कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो लड़कियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो अपन यहाँ पे आर कर देंगे, तो ये सेंटेंस अपना रॉन्ग
हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि नो लेस देन से अगर जुड़ा हुआ तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। और यहां पर भी ध्यान रखना, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करते हैं ना, तो वर्ब इसके पहले यहां पर यूज होती है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अगर आपने यूज लगा दिया तो ये सेंटेंस अपना रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही आगे अपन देखेंगे, यहाँ तो ऐसे ही दे रखा है, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए ऑल्सो एज वेल एज इज नेवर यूज्ड आफ्टर बोथ। एक तो एज वेल एज का क्या होगा, पहले वाले नॉमिनेटिव के हिसाब से वर्ब आएगी। एक और क्या यूज है इसका, कि जब एज वेल एज का यूज किया गया है तो इसका जो यूज है वो इस बोथ के बाद में यूज नहीं होगा। अगर वाक्य में आपको बोथ लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, बोथ, तो इस बोथ वाले वाक्य में इसके बाद, बोथ के बाद में एज वेल एज जो है वह कभी नहीं आ सकता। ध्यान रखना, वाक्य में अगर बोथ लिखा हुआ मिल जाए तो इसके बाद में एज वेल एज जो है वह नहीं आ सकता वाक्य के अंदर। चले आगे देखिए, दूसरा अल्टरनेटिव या डिजक्टिव एडजेक्टिव, ये क्या काम आता है, देखिए ऐसे कंजक्शन के द्वारा दो कथनों के बीच में कोई अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर किया जाता है। कि दो ऑप्शन देते हैं आपको, देते ना आपको कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो आपको ये करना है या फिर आपको ये करना है। तो इसी में भी यही होता है कि आपको दो प्रकार की इसमें चॉइस ऑफर की जाती है। ऐसे कंजक्शन कौन कौन से, आइदर और, या तो ये या फिर ये, नाइदर नॉर, ना तो ये ना फिर वो। और भी आता है, अपने प्रश्न परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, जब 10वीं 12वीं के जो आप एग्जाम जो भी दिए होंगे आपने, या आज भी आप पेपर देखते हो, तो उसमें दो प्रश्न आते हैं। 21 नंबर लिखा हुआ है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए, अथवा, हिंदी में तो अथवा होता है, इंग्लिश में क्या होता है और। नीचे एक दूसरा प्रश्न होगा, मतलब आपको दोनों में से एक करना, तो आपको वहां पे चॉइस दी गई है, दोनों में से आप एक अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो और, अदरवाइज, एल्स, ये लिखे हुए जैसे, तो इसका मतलब है कि आपको दोनों में से एक को चॉइस करना है। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, देखिए आइदर और से जुड़ा हुआ है, या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई जो है वह गिल्टी फील कर रहा है, या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई, दोनों में से एक जो है वह गिल्टी है। दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से कोई एक। तो दो में से जब एक को चुनाव करने की बात हो तो वहां पर अपन अल्टरनेटिव या डिंजक्टिव जो है कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज एल्स, 4-5 है जो याद हो जाएगा। आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, नॉर और अदरवाइज। और इसमें भी ध्यान रखने की, आइदर और के बाद जो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर वर्ब आई है। कौन सी वर्ब आई है, सिंगुलर, क्योंकि इसे बाद वाले के हिसाब से आती है, योर ब्रदर। यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आती है, यू इज ए बॉय नहीं हो सकता, यू आर ए बॉय होता है। अभी ऐसा होता है, यू इज ए बॉय, क्या होता है, यू आर अ बॉय, ये होता है, तो ये सही होता है, ये तो अपना गलत हो गया। तो इसमें जो वर्ब आएगी आइदर और में, जो आइदर और से जो जुड़े हुए होते हैं उसमें इस बाद वाले के हिसाब से यहाँ पर इज दे रखा हो। इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो, अपना सेंटेंस अपना कनेक्टिव नहीं है। परीक्षा में आपको कनेक्टिव से प्रश्न नहीं बनेगा, परीक्षा में अपना प्रश्न किससे बनेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज में, कहां पर आपको करेक्शन करना है, कहां पर इस वाक्य में आपको गलती दिख रही है, और गलती किससे संबंधित होगी, या तो इस आइदर और को उल्टा सीधा लिख देगा वो, यू आइदर और योर ब्रदर दोनों को साथ में कर देगा आइदर और, तो आइदर और कभी एक साथ में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, सीधे ये देखिए यहाँ पर आइदर, फिर बीच में कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर और आएगा, दोनों एक साथ में यूज नहीं होते। इस प्रकार से एरर देगा, या फिर वो एरर कहां पर देगा, इस वर्ब में ही देगा। इसमें जो एरर देगा वो दो चीज में दे सकता है, या तो कंजक्शन का जो यूज है, ये जो कंजक्शन है इनका यूज वो गलत जगह पे करेगा, या फिर वो वर्ब से संबंधित ही आपको एरर देगा। 90% आपको जो एरर देगा वो इस वर्ब से संबंधित देगा। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढंग से पढ़े है ना, इससे पहले वाली दोनों क्लास, तो आपका कंजक्शन का प्रश्न भी सही होने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए, नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, वह न तो एक बोरोवर है यानी कि पैसे मांगने वाला है, न ही एक लैंडर है यानी कि देने वाला। ठीक है, तो नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लैंडर बी। ठीक है, तो ना तो वो पैसे देने वाला है, नहीं वह लेने वाला। मेक हैस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, मेक हैस्ट मतलब जल्दी करना, और अन्यथा
अथवा यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो अन्यथा तुम जो है ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहां पर और भी आ सकता है, एल्स का भी अपन यूज कर सकते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें चॉइस रखी गई है कि भाई अगर मेहनत की तो पास हो जाओगे, मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तो चॉइस ऑफर की गई है, या तो मेहनत करो और पास हो जाओ, और मेहनत नहीं की तो फेल हो जाओगे। या तो आपको जल्दी चलना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़नी है तो, या फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो इसमें चॉइस ऑफर की जाती है। तीसरा है एडवर्सेटिव। कौन सा है? एडवर्सेटिव। ऐसे कंजक्शन दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध करते हैं, ऑपोजिशन को शो करते हैं, जिसे अपन कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। ऐसे कंजक्शन कौन कौन से? बट, स्टिल, यट, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, जबकि, वेयर एज, ओनली, केवल। ये जो कंजक्शन दे रखे हैं ये सीधे एडवर्सेटिव कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? ऑपोजिशन को बताते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, विरोधाभास को बताते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी बात करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आई लेफ्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट, मैं वहां से गुस्से में गया बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। तो दोनों विरोधी हैं, यहां पर तो गुस्सा है एंग्री, लेकिन यहां पर शांत है। और गुस्सा और शांत दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। विलोम शब्द होते हैं ना, एक तरह से वही होते हैं, विलोम शब्द के रूप में ऑपोजिट यहां पर यूज होते हैं। ये इसके नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बट देखिए, बट आया है तो ये रहा बट। ही इज वेरी पुअर स्टिल, यानी कि यट, तो भी वह इज कॉन्टिनेंटेड, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह जो है कॉन्टिनेंटेड है, ईमानदार है, ठीक है। तो देखिए स्टिल और यट, तो भी, दोनों ही यहां पर यूज कर सकते हैं। बीच में ये स्लैश लगा हुआ, ठीक है। तो वह गरीब होने के साथ साथ वह कॉन्टिनेंटेड है, बीच में अपन स्टिल, तो यहां पर तो गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। आई हैड नो मनी नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम, देखिए आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो भी आई हेल्प्ड हिम, फिर भी मैंने उसकी हेल्प की। मतलब वो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग उसकी मदद की। तो विरोधी हुआ ना। एक तो मदद कौन करता है कि जिसके पास पैसे, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसे थे और मदद कर दी, इसमें विलोप में चलेगा। पैसे नहीं थे फिर भी मदद की, पैसे थे फिर भी उसने मदद नहीं की, इस प्रकार से भी ये हो सकता है। वह तेज दौड़ा फिर भी वह नहीं जीता, उल्टा चलेगा इसमें दोनों वाक्य, ठीक है। मोहन इज रिच वाइल वेयर एज हिज ब्रदर इज पुअर, मोहन जो है वह रिच है, वाइल जबकि, वेयर एज जबकि, दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, ठीक है, जबकि के अर्थ में। हिज ब्रदर इज पुअर, उसका भाई जो है वह गरीब है। तो एक अमीर है एक गरीब है, विपरीत है, विरोध में है। डू वॉट यू लाइक, डू वॉट यू लाइक, ओनली मेक यू, ओनली मेक नो नॉइज, तुम्हें जो पसंद है तुम करो लेकिन तुम नॉइज मत करो, मतलब आवाज मत करो। तुम्हें जो पसंद है वो करो लेकिन तुम आवाज मत करो। तो जो करना है वो करो लेकिन आवाज मत करो, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर विरोध में यहाँ पर जो है बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डू व्हाट यू लाइक, ठीक है, ये याद रखना, डू व्हाट यू लाइक ओनली मेक्स नो नॉइज। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू व्हाट यू लाइक ओनली मेक नो नॉइज, ये वाक्य लिखा हुआ, ठीक है। ओनली का मतलब होता है केवल या सिवाय। डू वॉट यू लाइक ओनली मेक नो नॉइज, यहाँ पे ओनली से इसे जोड़ा गया है। तुम्हें जो मर्जी है, वो जो पसंद है वो करो लेकिन आवाज मत करो। तो ये विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिशन को शो करता है। इलेटिव, ठीक है, निष्कर्ष को बताता है, मैंने बता दिया था आपको, कंक्लूजन को ये शो करते हैं। देखिए ऐसे कंजक्शन निष्कर्ष या फल बताते हैं। वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ऐसे कंजक्शन जैसे देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, ये जो कंजक्शन है ये इलेटिव यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन को बताने के काम में लिए जाते हैं।
ही वॉज फाउंड रॉबिंग, सो यहां पे सो भी लगा सकते, देयरफॉर भी ही वॉज अरेस्टेड, उसने ऐसा किया इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। तो दोनों आपस में क्या है, ये इंटरलिंक है, इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि आपने ये किया इसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तुमने गलती की इसके लिए तुम्हें सजा मिली, तो ये जुड़े होते। अगर उसने गलती नहीं की होती तो सजा नहीं मिलती। देखिए, ही वॉज फाउंड रॉबिंग, उसे जो है पकड़ा गया चोरी करते हुए, सो यानी कि इसीलिए ही वॉज अरेस्टेड, इसके लिए उसे अरेस्टेड किया हुआ। रॉबर होता है ना, चोर, रॉबर बोलते हैं उसे, तो उससे ही बना है रॉबिंग। ठीक है, यू हैव नॉट ऑप्टेड गुड मार्क्स, तुम्हें जो है अच्छे मार्क्स नहीं किए, नहीं मिले, हेंस यू कैन नॉट बी एडमिटेड, इसलिए तुम्हें वहां पे एडमिशन नहीं मिला। अगर तुम्हारा अच्छे मार्क्स होते तो तुम्हारा एडमिशन मिल जाता। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जब परसेंटेज के बेस पे एडमिशन दिया जाता है कि 80 मार्क्स से अबव मेरिट निकलती है पूरी लिस्ट, और फिर एक क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर वालों को एडमिशन मिलता है, नीचे वालों को नहीं मिलता है। तो इसको नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम थे। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे होते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाता। लेकिन ये विरोधाभास को शो नहीं कर रहे हैं, ये निष्कर्ष बता रहे हैं, उसका कंक्लूजन बता रहे हैं कि तुम्हें एडमिशन क्यों नहीं मिला, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हारे नंबर कम थे। इससे पहले जो पढ़ा उसमें विरोध थे दोनों, कि वह गरीब था और उसका भाई अमीर था, उसने उसकी मदद की, गरीब था फिर भी उसने उसकी मदद की। यू हैव नॉट, सॉरी हो गया, सी डिड नॉट वर्क सो कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि फलत इसके तहत, सी फेल्ड, यानी कि वह फेल हुई। वो फेल क्यों हुई, उसने जो है शी डिड नॉट वर्क, शी डिड नॉट वर्क हार्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसका नतीजा ये हुआ कि वह फेल हो गई, इसलिए। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है इसलिए, फलत। ठीक है, फलत इसलिए, तो उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हुई, मेहनत करती तो वह पास हो जाते। द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून, दिन जो है वह लंबे हैं, क्योंकि इट इज जून, क्योंकि ये जून है। और जून में क्या, इसका निष्कर्ष है, गर्म, डेज आर लॉन्ग, दिन लंबे हैं। दिन लंबे क्यों है, क्योंकि ये जून चल रहा था। ये इलेक्टिव निष्कर्ष को शो करे। ये और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था, जो कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, विरोधाभास, ये लगभग एकदम सेम है, लेकिन इसमें इसका कंक्लूजन मिलेगा और वहां पे अपने को कंक्लूजन नहीं मिलेगा, उसमें कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। दिन लंबे हैं, क्यों है लंबे, क्योंकि जून है, उसका रीजन ये है कि जून है। देखिए ध्यान दें, अटेंशन, कंजंक्शन फोर जो है, फोर जो है ये कारण यानी कि रीजन को नहीं बताता है, यह किसी दिए हुए कथन के अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस को निकालता है। ये रीजन को शो नहीं करता, कोई कारण को नहीं बता रहा कि मैं नहीं आया इसलिए ये हुआ, ये रीजन को नहीं बता रही है, इन्फ्रेंस को बताता है, यानी कि कोई अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून, तो दिन लंबे हैं क्योंकि जो है जून चल रहा है, तो ये अनुमान लगाया गया, न कि उसका रीजन बताया गया कि जून चल रहा है। तो ये कारण को नहीं बताता है बल्कि इन्फ्रेंस को यूज करते हैं। ये थ्योरी में प्रश्न वैसे कभी कहीं एक बार प्रश्न बना हुआ है ये, कि फोर इज यूज्ड फॉर रीजन, कॉज, इस प्रकार से ऑप्शन में थे, तो वहां पर इसको इन्फ्रेंस करना है। ठीक है, ये अनुमान को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे साथियों आज के अपने कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद अपन देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग, उसके बाद कोरिलेटिव। प्रश्न जो बनेगा या तो आपको कंजक्शन है उसका मिस यूज मिलेगा आपको देखने को, या उसमें कौन सी वर्ब आएगी, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। ये थ्योरी हो जाए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवाएगी, ऑब्जेक्टिव में आपको थ्योरी वापस रिवाइज हो जाएगी कि किस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हुआ है। ऑब्जेक्टिव करने सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार, तो फिर आपको प्रश्न टेस्ट सीरीज जो है चाहे ये ज्वाइन करो या कोई भी ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। उससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से जो है वहां पर बनते हैं। एग्जाम में अपने प्रश्न गलत होते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न भी अपने कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि अपन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा पढ़ा हुआ, 10 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपके जो इजी प्रश्न गलत होते हैं ये नहीं होते, प्लस आपका माइंड जो है वो शार्प होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ने की जो टेक्निक है वो समझ में आ जाती है। कोई कितना पढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई 4 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेता, कोई 10 घंटे पढ़ के भी नहीं ले पाता। ये सबके साथ होता है, बस पॉजिटिव रहना है और थोड़ा सा एडवांस जो है वो पढ़ना है।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।